गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम माइस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज से जो है वो हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और ये जो हमारा कोर्स है तो ये आपका एनटीए यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको पता होगा कि जो आपका नेट का एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ का, तो उसमें आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो आपका जनरल स्टडीज का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट से होता है। यानी कि सब्जेक्ट से आपके जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो वो आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो यहाँ पर जो है जो सेकंड पेपर होता है आपका नेट जेआरएफ में, तो उसकी हम बात करेंगे, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, उसका क्या सिलेबस है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका जो सेकंड पेपर होता है नेट जेआरएफ में, तो उसमें से जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं तो उसमें से एक सब्जेक्ट हिंदी भी रहता है। जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहता है हिंदी, तो उसको चूज करना होता है। तो यहाँ पर जो है हम हिंदी की बात करेंगे। सबसे पहले आज जो है हम सिलेबस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कहाँ से क्या पूछा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक आपके आते हैं, जो चीजें आती हैं, तो सारी चीजें हम कवर करते चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ हम बाद में जो है जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, 1-2 माह बचेंगे, तब हम एक टेस्ट सीरीज भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो है हम सिलेबस के बारे में देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका सेकंड पेपर होता है तो उसमें 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट होती हैं। पहली जो यूनिट है तो उसमें से हिंदी भाषा और उसका विकास, इसके बारे में हम देखें। कुछ इसके अंतर्गत कुछ सब यूनिट भी हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर जो है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो है पाली प्राकृत, यानी कि इसके अंतर जो है अंतर्गत सौरसेनी, अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। अपभ्रंश, औहट और पुरानी हिंदी का संबंध है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, ये यहाँ से पूछा जाता है। जो हमारा अगला है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, यानी कि जो हिंदी का विस्तार है वो कहाँ तक है। तो यहाँ इसके जो सब टॉपिक हैं, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी तथा बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली और ब्रज और अवधी की विशेषताएं, ये यहाँ से हिंदी की भौगोलिक विस्तार के बारे में ये यहाँ से चीजें पूछी जाती हैं। अगला जो है हिंदी के विविध रूप, हिंदी के कौन कौन से रूप है, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। तो जैसे विविध रूपों में अगर हम देखें तो हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। अगला है हिंदी का भाषिक स्वरूप। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था। दूसरा जो है खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना और उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ये जो है ये हम जब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, यहाँ से हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। अगला जो है हिंदी की रूप रचना। हिंदी की रूप रचना में आ जाता है लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, ये चीजें भी हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, कौन कौन से रूपों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बोली, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी,
कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण, ये हिंदी भाषा के ये अनेक रूप हैं। आगे हम बात करें, अगला टॉपिक है जो सेकंड इकाई है, 10 इकाई पूछी जाती है, इसमें 10 इकाइयां होती हैं। सेकंड जो है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। यहाँ से ये जो है ये आपके सब टॉपिक हैं, जो भी स्टूडेंट नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे होंगे तो उनको ये जो सिलेबस है ये इसकी पूरी जानकारी होगी। तो ये जो सब टॉपिक हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये चीजें हम सारी जो भी चीजें हैं सिलेबस के अंतर्गत सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे एक एक टॉपिक करके। अगला जो है आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, ये आपका जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में से पूछा जाता है। अगला जो है भक्ति काल, भक्ति काल के अंतर्गत आपके जो है भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण और भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट, ये जो है ये आपका भक्ति आंदोलन से भक्ति काल से पूछा जाता है। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत और जो भी चीजें आपकी भक्ति काल से रिलेटेड हैं वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। आगे हम बात करें, अगला है रीतिकाल, रीतिकाल के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं, जो टॉपिक हैं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और इसके अंतर्गत रीतिकाल को 4 परंपराओं में विभाजित किया गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त और रीति इतर। ये चीजें भी हम देखेंगे आगे चल के, जब हम ये सारे जो चीजें हैं टॉपिक वाइज जब हम कवर करेंगे इनको हम देखेंगे। अगला जो है आधुनिक काल, आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कब हुआ था और कैसे हुआ था, ये चीजें पूछी जाती हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, ये चीजें जो हैं ये आधुनिक काल से पूछी जाती हैं। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि ये द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं, तो ये पूछा जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग कब से प्रारंभ होता है। हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, ये जो है ये आपके द्विवेदी युग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अगला जो है छायावाद, छायावाद में आपको पता होगा कि 4 कवि जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। 4 कवियों में से कौन कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा और एक कवि जो है वो याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये जो 4 कवि हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं छायावाद में। तो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक के और समकालीन साहित्य पत्रकारिता, ये चीजें जो है ये आपकी छायावाद से पूछी जाती हैं। आगे हम बात करें हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में से आपका आ जाता है जैसे हिंदी उपन्यास आ जाता है, हिंदी कहानियां आ जाती हैं, नाटक आ जाते हैं और निबंध आ जाते हैं। ये जो है ये आपका हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में से आते हैं। अब हम इनमें देख लेते हैं कि हिंदी उपन्यास में से क्या क्या कौन कौन से उपन्यास पूछे जाते हैं। तो हिंदी उपन्यासों की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यास वर्ष 2000 तक के। अब हम इनको देखेंगे आगे कि कौन कौन से उपन्यास हैं। ये चीज जो है ये यहाँ पर बताई गई है कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद और उनका युग से जो उपन्यास हैं वो, और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यास, ये जो है ये आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहानियां।
कहानियों में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, ये जो है ये यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। अगला जो है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक के अंतर्गत हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग और साठोत्तर युग और नया नाटक, ये जो है ये हिंदी नाटक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन सी कहानियां और कितनी कहानियां हमको नेट जेआरएफ में पढ़नी होती हैं और कौन कौन से नाटक हमको पढ़ने होते हैं, कितने उपन्यास हमको पढ़ने होते हैं, ये सारी चीजें जो है हम आगे सिलेबस में देखेंगे। और जो जब हम इनको एक एक करके टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो सारी चीजें जो आपके नेट जेआरएफ में होती हैं, जितनी भी चीजें आपके सिलेबस में हैं, सारी चीजें हम इस कोर्स के अंतर्गत कवर करेंगे। तो हिंदी नाटक के अंतर्गत अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ से हमें प्रमुख नाटक कृतियां, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक के, और हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक, ये जो है ये हमें हिंदी नाटक के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। हिंदी निबंध की बात करें तो हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, ये चीजें जो है हमें हिंदी निबंध के अंतर्गत पढ़नी होती हैं। हिंदी आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव कब हुआ और इसका विकास कहाँ तक हुआ, कहाँ से हुआ। तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके ये चीजें यहाँ से जो है पूछी जाती हैं। हिंदी की अन्य गतिविधियों में से जैसे हो गया रेखा चित्र और संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्ट डायरी, ये चीजें जो हैं ये आपकी हिंदी की अन्य गतिविधियों में से पूछी जाती हैं। हिंदी का प्रवासी साहित्य, हिंदी के प्रवासी साहित्य में जो है वो आपका अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार, ये जो है ये हिंदी के प्रवासी साहित्य में से पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका जो सेकंड इकाई है तो उससे जो चीजें पूछी जाती हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में हमने देखा। अगला जो है थर्ड जो है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में हमें कहाँ से कौन कौन सी चीजें, क्या क्या टॉपिक हैं हमको पढ़ने होते हैं। तो काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, इसमें से हमको जो पढ़ना होता है तो रस अलंकार, रीति ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। देखिए जो रस और अलंकार है, जब हम हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे तो उसमें जो है हम देखेंगे रस अलंकार और ये जो व्याकरण में जितनी भी चीजें होती हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत के अंतर्गत ये चीजें पूछी जाती हैं। शब्द शक्ति में काव्य गुण और काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, ये हमको पढ़ने होते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, ये जो चीजें हैं ये हमें इसके अंतर्गत पढ़नी होती हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जितनी भी चीजें आपके सिलेबस में हैं सारी चीजें आपको कवर करवाई जाएंगी। आगे हम बात करें, अगला जो है ये कॉलरज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. एलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आइए रिचर्ड का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी कल्पना और प्रतीक बिंब, ये जो चीजें हैं ये आपकी इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। अगला जो है जो फोर्थ इकाई है वो वैचारिक पृष्ठभूमि से पूछी जाती है। वैचारिक पृष्ठभूमि में से जैसे गांधीवादी दर्शन हो गया, अंबेडकर दर्शन हो गया, लोहिया दर्शन हो गया, ये चीजें जो है पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं हम। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण,
खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये जो है ये वैचारिक पृष्ठभूमि में से पूछे जाते हैं। गांधीवादी दर्शन, साथी अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन और मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितावाद विमर्श, दलित स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक, ये चीजें जो है ये आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि से आ जाती हैं। आगे हम बात करें, अगला टॉपिक जो है वो है पृथ्वीराज रासो, जो 5th इकाई है। तो ये यहाँ से आपकी जो चीजें पूछी जाती हैं, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अमीर खुसरो के खुसरो की पहेलियां और मुकरियां देखने को मिलेंगी। विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा। यहाँ पर जो है वो आपको पद संख्या 125 से आपको देखने को मिलेंगी। कबीर में हम देखें तो संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद संख्या 160 से 109 तक के जो पद हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपको पढ़ना है। जायसी में हम बात करें तो जायसी ग्रंथावली में संपादक रामचंद्र शुक्ल। नागवती का वियोग खंड जो है, नागवती का वियोग वर्णन, ये आपको पढ़ने को मिलेंगी। अगला जो है सूरदास में, सूरदास का भ्रमर सार जो है वो आपको वहां से पद जो है, पद संख्या 21 से 70 तक आपको पढ़ने होंगे। तुलसीदास में हम बात करें तो तुलसीदास का रामचरितमानस, उत्तरकांड, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। बिहारी में बात करें तो बिहारी सतसई, संपादक जो है संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। यहाँ से जो है आपको दोहा संख्या 150 से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपकी 5th इकाई जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। आगे जो है घनानंद काव्यत्य, घनानंद काव्यत्य में से आपको जो है कवित्व संख्या 1 से 30 तक की जो कवित्व हैं वो देखने को मिलते हैं। मीरा में संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, यहाँ से आपको प्रारंभ से 20 पद जो हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करें तो पी प्रवास से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्री प्रवास आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त में हम बात करें तो भारत भारती, साकेत, नवम सर्ग, ये आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद में आंसू, कमायनी और श्रद्धा लज्जा ईडा, ये आपको यहाँ से कमायनी के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा, श्रद्धा लज्जा और ईडा। तो इसके बारे में जो है हम पढ़ाएंगे आगे। आगे हम बात करें निराला, निराला में आपको पढ़ना है निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता। निराला को आपको पता होगा अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो जो निराला है तो इसकी 2-3 कविताएं जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। एक जो है वो सरोज स्मृति, सरोज स्मृति आपको पढ़ना है। सरोज स्मृति जो है इन्होंने निराला ने अपनी बेटी के याद में लिखा था। इनकी बेटी की 18 वर्ष की अवस्था में कुछ बीमारी के चलते डेथ हो गई थी, तो इनकी याद में इन्होंने लिखा था। इसके बाद इन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखा। इसके बाद इन्होंने कुकुरमुत्ता लिखा, और जब इन्होंने कुकुरमुत्ता लिखा तो एक ये गुलाब पर जो कविता है एक, तो उस पर ये कविता लिखते हैं। काफी ये मार्क्सवादी रूप में ये कविता लिखते हैं कुकुरमुत्ता। अगला जो है इनकी कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये जो है ये आपको यहाँ से कविताएं पढ़नी होंगी। आगे हम बात करें सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत में आपको परिवर्तन, प्रथम रश्मि, ये जो है आपको सुमित्रानंदन पंत में पढ़ना है। महादेवी वर्मा की बात करें तो वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुखी बदली, फिर विकल्प प्राण है मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, द्रुत झरी जगत के जीर्ण पत्र। ये चीजें जो हैं ये आपको महादेवी वर्मा के अंतर्गत जो चीजें आपको पढ़नी है। रामधारी सिंह दिनकर में आपको उर्वशी यानी कि जो तृतीय अंक है वहां से आपको पढ़ना है। रश्मि रथी आपको पढ़ना है।
आगे हम बात करें, अगला जो है नागार्जुन। नागार्जुन में जो है ये भी आपके बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। नागार्जुन, नागार्जुन में जो है आपको काली दारा बादल को घेरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ। ये चीजें जो हैं ये आपको पढ़ना होगा। और आगे हम बात करें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय में कलगी बाजरे की, ये जो है आपको पढ़ना होगा। यह दीप अकेला हरी घास पर छड़ पर, असाध्य पीड़ा से आपको जो प्रश्न है देखने को मिलेंगे। आगे जो है कितनी नाव में कितनी बार, ये चीजें जो है आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के अंतर्गत पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र के अंतर्गत गीत फरोश हो गया, जैसे सतपुड़ा के जंगल हो गए, ये आपको भवानी प्रसाद मिश्र के अंतर्गत इनकी जो कविताएं हैं इनको पढ़ना है। आगे हम बात करें मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध में आपको भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये जो है ये आपको मुक्तिबोध के अंतर्गत पढ़ना है। धूमिल में जो है, धूमिल में नवलपाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और दर्शन, ये जो है ये धूमिल की कविताओं में आपको पढ़ना है। तो ये जो है आपका 5th जो इकाई आती है उससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उस टॉपिक के बारे में हमने देखा। अगला जो है आपका उपन्यास और कहानियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। उपन्यास में हमको देखना है कि हमें कौन कौन से उपन्यास पढ़ने हैं, कहाँ से हमें कौन कौन से उपन्यास के अंतर्गत हमें कहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उपन्यासों में आपका हो जाता है पंडित गौरी दत्त का देवानी जेठानी की कहानी। दूसरा जो है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। प्रेमचंद का गोदान, ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हम कह सकते हैं। ये एक किसान पर कहानी लिखी गई है कि एक जो किसान है जिसका होरी नाम रहता है, तो इसका पात्र है, प्रमुख पात्र है। तो होरी जो है वो बहुत ही गरीब किसान है और इनकी मतलब स्टार्टिंग से इच्छा रहती है गाय को रखने की, लेकिन इनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये एक किसान पर कविता उपन्यास लिखा गया है। और आगे जो है अज्ञेय शेखर एक जीवनी से, जो शेखर एक जीवनी का जो पहला भाग है तो वहां से हम ये उपन्यास हमको पढ़ना है। और फणीश्वर नाथ रेणु से हम देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल है ये आपको पढ़ने को मिलता है। यशपाल में देखें तो यशपाल का जो झूठा सच है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला जो उपन्यास है वो अमृतलाल नागर का है, मानस का हंस। अगला जो है भीष्म साहिनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, मन्नू भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना, ये जो आपके प्रमुख उपन्यास हैं तो ये आपको पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें इकाई जो 7th है, तो यहाँ से जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में बात करें तो हिंदी कहानियों में अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, ये जो है आपको कहानियों में से पढ़ना होता है। कौन कौन सी कहानियां हम देख रहे हैं। माधवराव सप्रे की अगर बात करें तो इसमें से माधवराव सप्रे का जो एक टोकरी भर मिट्टी है ये आपको पढ़ना है। अगला जो कहानी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो राही है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेमचंद का ईदगाह है, दुनिया का अनमोल रतन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप और जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, ये जो है ये हमको कहानियों में पढ़ने हैं। आगे हम देखें अगला जो है फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, गंगरी, कोसी का घटवार शेखर जोशी और अमृतसर आ गया चीफ की दावत, ये जो है भीष्म साहिनी, कृष्णा शोभती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, यहाँ पर आपको धीरेन्द्र करके एक जो कवि है तो
वहां पर उनका भी पिता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर जो पूछा जाता है वो ज्ञान रंजन का जो ज्ञान रंजन की जो कहानी है पिता करके, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कमलेश्वर की अगर हम बात करें तो राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा की बात करें तो परिंदे। ये जो है ये आपकी प्रमुख कहानियां हैं, पूछी जाती हैं। नाटक में बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का हो गया चंद्रगुप्त और स्कंद गुप्त और भ्रुस्वामिनी, धर्मवीर भारती का हो गया अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का हो गया सिंदूर की होली और हबीब तनवीर की हो गई आगरा बाजार और मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है वो बकरी। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक हो जाते हैं। अगला जो नाटक है वो एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ आस्क का अंजो दीदी और मन्नू भंडारी का महाभोज। ये जो है ये प्रमुख नाटक पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें अगली जो इकाई है हिंदी निबंध में से, हिंदी निबंध के अंतर्गत हमें कौन कौन से निबंध पढ़ने हैं, तो हमको पढ़ना है भारतेंदु में दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये हमको पढ़ना है। प्रताप नारायण मिश्र में हमको शिव मूर्ति पढ़नी है। बालकृष्ण भट्ट की हमें शिव शंभू के चिट्ठे पढ़ने हैं। रामचंद्र शुक्ल की हमें कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नाखून क्यों बढ़ते हैं और विद्या निवास मिश्र के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का हमें मजदूरी और प्रेम। ये जो है ये हमको निबंध पढ़ने होते हैं। अगला जो है ये आपको जो भी स्टूडेंट नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे होंगे तो ये पूरे जो सिलेबस है इसके बारे में आपको जानकारी होगी। आगे हम बात करते हैं आज जो जितना भी सिलेबस है जो 10 यूनिट होते हैं तो वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आगे जो है आज जो है हमने देखा सिलेबस के बारे में, आगे जो है हम बात करेंगे कल से, तो वो हम जितने भी इसमें टॉपिक हैं तो इनको हम एक एक चीजें करके कवर करते चले जाएंगे। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। सभी को बाय बाय, थैंक यू।